वेलकम टू मैम की क्लास, जहां होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 10th आर्थिक विकास की समझ पुस्तक से अध्याय 2 यानी कि चैप्टर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। नहीं, आप ये मत सोचिए कि मैं ये स्टार्ट करूंगी। मैं ये लेसन स्टार्ट नहीं कर रही, न ये लेसन मैं पढ़ाऊंगी। अब आप कहेंगे जब लेसन नहीं पढ़ाना तो यहाँ अध्याय की संख्या और भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र यानी नाम लिख के आप क्यों खड़ी हैं। तो भाई मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कराने जा रही हूँ जिसका नाम है अभ्यास या एक्सरसाइज। ठीक है, एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें लेसन 2 आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का जो अभ्यास है वो मैं आपको समझाने जा रही हूँ और करके हर प्रश्न का उत्तर बताऊंगी और वो क्यों है ये भी बताऊंगी, किस कारण से है वो अच्छे से समझाऊंगी आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि मैं आपको उत्तर लिखने का वो तरीका बताऊंगी जिससे कि एग्जामिनर के हाथों से और माइंड से सारे मार्क्स आप अपने आंसर शीट पे डलवा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि देखिए उत्तर सब वैसा ही लिखेंगे, बहुत सारे सोर्सेज हैं आपके पास जिसमें उत्तर होगा और उत्तर आप उससे देख के लिख भी सकते हैं, लेकिन उस उत्तर को कैसे अलग बनाया जाए सबसे, ताकि एग्जामिनर की नज़र उस पर टिके और आपको फुल मार्क्स मिले। तो भाई आप इस बार बोर्ड के एग्जाम में बैठेंगे और इसको मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचा कि ये चैप्टर पढ़ाना तो ये एक अलग बात है, लेकिन जब मैं अटेम्प्ट करूंगी आपका एक्सरसाइज प्रश्नोत्तर तो फिर ये सारा पाठ भी मैं आपको उसी में कवर करती जाऊंगी और बताती जाऊंगी। और फिर जब आप प्रश्न उत्तर कर लेते हैं तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि लेसन तो आप पढ़ ही लेंगे, बुक में भी है आपके। अदरवाइज फिर भी अगर आपको कोई नहीं समझ में आता है टॉपिक तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए ये सब तो बात की बातें हैं, पहले हम स्टार्ट करते हैं अभ्यास यानी एक्सरसाइज। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कोष्टक में दिए गए सही विकल्प का प्रयोग कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं ऑब्लिक लगा करके यहाँ पे। तो पहला क्या है, सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि हुई है या नहीं हुई है। तो सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। यहाँ जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा नहीं हुई है। ख पे लिखा हुआ है ब्लैंक है, उसके बाद क्षेत्रक के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। तो वस्तुओं का उत्पादन तृतीयक या कृषि। तो देखिए वस्तुओं का उत्पादन तृतीयक या कृषि में से कौन सा सही होगा, कृषि। ये वस्तु का उत्पादन नहीं करते, ये कृषि करते। कृषि में क्या होता है, यहाँ पे जो कच्चा माल होता है उसका उत्पादन होता है। कृषि में आप जानते हैं कि सीधे गेहूं का उत्पादन होगा, यहाँ पे कोई वस्तु नहीं बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, कृषि होगा। यहाँ आप कृषि लिखेंगे। ग में है, क्षेत्रक के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। तो रोजगार सुरक्षा की जब बात हो रही है तो रोजगार सुरक्षा जो होती है वो संगठित क्षेत्रक के अधिकांश श्रमिकों को प्राप्त होती है। संगठित का मतलब होता है कि जहाँ पे एक व्यवस्था के अनुसार संगठन बना हुआ है, वहाँ पे श्रमिक कार्य कर रहे हैं एक संगठन के अंतर्गत, वहाँ पे रोजगार की सुरक्षा उन्हें यानी कि एक तरह का बीमा उन्हें मिलता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है हमारा, संगठित। भारत में अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले बहुत ज़्यादा संख्या में है, यानी कि बड़े अनुपात में असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं लोग, यानी कि कोई उनका संगठन नहीं है और वो काम किए जा रहे हैं। अगला है, कपास एक उत्पाद है और कपड़ा एक उत्पाद है। तो देखिए कपास जो है एक प्राकृतिक उत्पाद है, कपास का पेड़ होता है, वहाँ से कपास उत्पादित होता है और उसी कपास से कपड़ा बनता है। तो कपड़ा क्या हुआ, विनिर्मित यानी फिर से बनाया हुआ विनिर्मित उत्पाद यहाँ होगा और प्राकृतिक उत्पाद यहाँ पर होगा। फर्स्ट में प्राकृतिक उत्पाद होगा। लास्ट वाला जो है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की गतिविधियां हैं स्वतंत्र या परस्पर निर्भर। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र जैसे मान लीजिए कि है
कोई भी एक, जैसे कपास की बात करें, कपास प्राथमिक क्षेत्र का हुआ, ये कृषि से उत्पादित है। द्वितीय क्षेत्र में उसका कपड़ा बन रहा है। और तृतीय क्षेत्र क्या होता है? सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो कई चीज़ें ऐसी जो होती हैं जो सेवा क्षेत्र में ये यूज़ होती हैं। तो ये सारे जो होते हैं आपस में निर्भर होते हैं, यानी कि परस्पर निर्भर। तो सही आंसर हमारा परस्पर निर्भर होगा। नंबर 2 पे जो आपका प्रश्न है, सही उत्तर का चयन करें। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हैं। तो पहला हम उठाते हैं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित हैं। किस आधार पे सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक विभाजित हैं? ये है आंसर, उद्यमों के स्वामित्व। स्वामित्व का मतलब ये होता है कि जो क्षेत्र है उस पर स्वामित्व किसका होता है, मतलब स्वामी उसका कौन होता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र पे सरकार का स्वामित्व होता है और निजी क्षेत्र पे निजी स्वामित्व होता है। यानी कि कोई भी निजी, जैसे आप मान लीजिए दुकान है, ठीक है, तो दुकान में अगर आप बैठे हैं तो वो निजी क्षेत्र है, वो आप अपने दुकान के आप स्वयं स्वामी हैं। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि कोई ऐसा शॉप है जो सरकारी है, तो वहाँ पे वो सरकार उसकी स्वामी होगी। तो जहाँ पे स्वामित्व सरकार का है वो सार्वजनिक क्षेत्र, और जहाँ निजी स्वामित्व है वो निजी क्षेत्र कहलाएगा। अब आते हैं नंबर 2 पे, बी पे, ब पे। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्रक की गतिविधि है। प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन, प्राकृतिक प्रक्रिया से जो उत्पादन होता है वह प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि होती है। देखिए, प्राकृतिक प्रक्रिया की जब बात करेंगे तो यहाँ कहेंगे प्राथमिक क्षेत्र, जैसे कि कपास की खेती या फिर शहद का उत्पादन या गेहूँ का, चावल का उत्पादन। तो ये क्या है? प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन हो रहा है। यहाँ पे कोई मशीनरी बहुत ज़्यादा उस मशीन से नहीं उत्पन्न हो रहा है, बल्कि भूमि से उत्पन्न हो रहा है। स पे है, किसी वर्ष में उत्पादित कुल मूल्य को स घ उ कहते हैं। तो यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद, स घ उ यानी सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। किसी वर्ष में उत्पादित घ यानी कि सभी मध्यवर्ती अंतिम वस्तुओं सेवाओं, ठीक, सभी मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सभी मध्यवर्ती का मतलब होता है कि अगर मध्य में कोई वस्तु लगी है किसी वस्तु के उत्पादन में, या अंतिम वस्तु, जैसे बिस्किट अगर कहें तो वो है अंतिम वस्तु, और मध्यवर्ती क्या हुआ? आटा हुआ, चीनी हुआ, ठीक है। तो सभी वस्तुओं और सेवा, और उस पर जो सेवा लगा, ट्रांसपोर्ट लगा, ले जाने ले आने में खर्च लगा, या किसी भी तरह की सेवा लगी, उस सब के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अगला है, सकल घरेलू उत्पाद के पदों में वर्ष 13-14 के बीच तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी प्रतिशत है। तो ये जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें साफ साफ आपको मिल जाएगा कि इसका यहाँ पे क्या होगा सही आंसर? 50 से 60, 50 से 60% जो है तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ हम देखते हैं कि तृतीय क्षेत्र यानी कि जो सेवा क्षेत्र कहते हैं जिसे, वो ज़्यादा हिस्सेदारी अपनी दे रहा है, ठीक। तो ज़्यादा हिस्सेदारी, सबसे बड़ा हिस्सेदारी देने वाला जो क्षेत्रक है वो है तृतीय क्षेत्रक। 50 से 60% तक की 13 और 14 में इसकी हिस्सेदारी थी। तीसरा क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, निम्नलिखित का मेल कीजिए। मेल मतलब कि सही जो मेल से है उसे मिलाना होगा। जैसे असिंचित भूमि, एक तरफ क्या दिया हुआ है? कृषि क्षेत्र की समस्याएं, दूसरी तरफ कुछ संभावित उपाय। तो असिंचित भूमि, यहाँ पे असिंचित भूमि का जो उपाय होगा क्या होगा? सरकार द्वारा नहरों का निर्माण, क्योंकि असिंचित का मतलब सिंचाई नहीं हो रही है, उस भूमि पे सिंचाई के संसाधन नहीं है। तो यहाँ पे उपाय हम क्या कर सकते हैं? सरकार द्वारा नहरों का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे करने में हौच-पौच हो जाएगा, तो द के आगे मैं 1 लिख देती हूँ, ठीक है। तो सरकार द्वारा नहरों का निर्माण, असिंचित भूमि। दूसरा है फसलों का कम मूल्य। फसलों का जो कम मूल्य है इसके लिए सहकारी विपणन समितियां होती हैं, यानी कि फसलों का कम मूल्य, दूसरा का सामने ही है सहकारी विपणन समितियां। सहकारी विपणन समितियां क्या करती हैं? फसलों के एक मूल्य के बाद उसका मूल्य कम नहीं होने देती, बल्कि सरकार सारे फसलों को खरीद लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दूसरा का है वो ब होगा, सहकारी विपणन समितियां, यानी कि सरकारी रूप में जो विपणन समितियां होती हैं वो फसलों के कम मूल्य का उपाय कर सकती हैं। तीसरा है कर्ज भार। तीसरा जो कर्ज भार है इसका क्या होगा? कम ब्याज पर बैंकों द्वारा साख उपलब्ध कराना। तीसरा
कम ब्याज पर बैंक द्वारा जब साख उपलब्ध कराया जाएगा तो कर्ज का भार है वो कम हो जाएगा किसानों पर। ठीक है, कर्ज का भार जो होता है वह कब ज़्यादा बढ़ जाता है, जब ब्याज बहुत ज़्यादा हो तब बढ़ जाता है। तो यहाँ जब बैंक द्वारा कराया जाएगा साख उपलब्ध तो कर्ज भार हमारा इसका उपाय हो जाएगा। अगला है मंदी काल में रोजगार का अभाव। मंदी काल में जो रोजगार का अभाव है कृषि आधारित मेलों की स्थापना से काफ़ी हद तक दूर हो सकता है। मंदी काल में रोजगार का अभाव और कृषि आधारित मेलों की स्थापना, तो यहाँ पे जब कृषि आधारित मेलों की स्थापना होगी तो रोजगार अपने आप क्रिएट हो जाएगा। 5वां है कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने की व्यवस्था। तो 5वां का जो है वह सरकार द्वारा खाद्यान्नों की वसूली। जब सरकार खाद्यान्नों की वसूली करती है तो वह एक निश्चित दाम पे उसे बेचती है, उससे कम दाम पे नहीं बेचती। तो यहाँ विवश नहीं हो सकते, जो स्थानीय व्यापारी हैं वह विवश नहीं हो सकते अपने अनाज को बेचने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर इनका मेल होगा चौथा, दूसरा, 5वां, पहला और तीसरा। चौथा जो क्वेश्चन है आपका वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। विषम की पहचान करें और बताइए क्यों। मतलब कि इसमें ऑड जो है लगे वो आपको निकालना है और कहना है क्यों। तो यहाँ पे पहले में हम देखते हैं पर्यटन निर्देशक, धोबी, दर्जी, कुम्हार। ठीक है, तो यहाँ पर धोबी जो होता है वह भी आर्थिक क्रियाएं कर रहा है। मतलब धोबी पैसे के लिए धोता है कपड़े, दर्जी पैसे के लिए कपड़े सिल रहा है, कुम्हार भी पैसे लेकर अपने जो बर्तन है वह करता है। लेकिन पर्यटन निर्देशक जो होते हैं वो केवल निर्देश देते हैं, ये अनार्थिक क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, पर्यटन निर्देशक जो है वह अनार्थिक गतिविधि में लगे हुए हैं, बाकी सब आर्थिक गतिविधि में लगे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑड वन कौन है, पर्यटन निर्देशक। ठीक, दूसरा है शिक्षक, डॉक्टर, सब्जी विक्रेता और वकील। तो यहाँ पर जो सब्जी विक्रेता है यहाँ हमें लग रहा है बाकी सब सेवा दे रहे हैं। देखिए, शिक्षक भी सेवा दे रहा है, पढ़ाई की सेवा दे रहा है, पढ़ाने की, डॉक्टर भी और वकील भी। लेकिन सब्जी विक्रेता जो है वह प्राथमिक क्षेत्र का कार्य कर रहा है, बाकी सब तृतीयक क्षेत्र का कार्य कर रहे हैं, है ना। अगला है डाकिया, मोची, सैनिक, पुलिस कांस्टेबल। तो ये जो ग है इसमें पुलिस कांस्टेबल सरकारी नौकरी में है, सैनिक भी सरकारी नौकरी में है, डाकिया भी सरकारी नौकरी में होता है, और लेकिन जो मोची होता है वह अपना निजी कार्य कर रहा है। ठीक है, ये निजी क्षेत्र का, और बाकी सब सरकारी क्षेत्र के हैं। ठीक, ख पे है MTNL, भारतीय रेल, एयर इंडिया, जेट एयरवेज, ऑल इंडिया रेडियो। तो यहाँ पे आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र का कौन कौन सा है, यानी कि भारत सरकार का ऑल इंडिया रेडियो, एयर इंडिया, भारतीय रेल और MTNL यानी कि महानगर टेलीफोन सर्विस सेवा है। ये जो है वह टेलीफोन की सेवा जो कि भारतीय सरकार की है, भारतीय रेल भारत सरकार की, एयर इंडिया भारत सरकार। लेकिन जेट एयरवेज, यहाँ पे जो जेट एयरवेज है ये निजी क्षेत्र का है। ठीक है, तो यहाँ ऑड कौन सा है यानी अलग कौन सा है, जेट एयरवेज। 5वां जो क्वेश्चन है, एक शोध छात्र ने सूरत शहर में काम करने वाले लोगों का अध्ययन करके निम्न आंकड़े जुटाए। तो ये जो आंकड़े जुटाए हैं भारत सरकार द्वारा पंजीकृत कार्यालयों और कारखानों में संगठित 15% है। देखो यहाँ पे पहले तो हमें प्रतिशत से समझना होगा, 15, 15, 20। तो यहाँ कितने प्रतिशत होगा, ये देखिए 15, 15, 30, 20, 50। तो बाकी के 50% ही तो यहाँ होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50%। अब यहाँ पर हमें देखना होगा इसमें क्या भरें। संगठित होगा सरकार द्वारा पंजीकृत कार्यालयों और कारखानों में तो संगठित होंगे। औपचारिक अधिकार पत्र सहित बाजारों में अपनी दुकान, कार्यालय और क्लिनिक, ये क्या है, ये भी संगठित होंगे। ठीक है, क्योंकि औपचारिक अधिकार पत्र के साथ हैं ये, तो ये भी यहाँ क्या हो जाएंगे, संगठित। अगला है सड़कों पर काम करते लोग, निर्माण श्रमिक, घरेलू श्रमिक, ये क्या होते हैं, असंगठित होते हैं। आपके यहाँ कोई काम करने वाली बाई है तो वो असंगठित, कोई संगठन से नहीं आई है, असंगठित क्षेत्र से। ठीक है, इसी तरह छोटी कार्यशालाओं में काम करते लोग जो प्राय सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं हैं, ये भी क्या कहलाएंगे, असंगठित। ठीक, तो ये चार्ट आपका यूं पूरा हो जाएगा।
छठा प्रश्न पूछता है कि क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है? जी हाँ। तो यहाँ पे आपको लिखना है इसका उत्तर कि जी हाँ, हम मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि अब इसकी व्याख्या करने को कहा है, तो उत्तर में आप इस तरह से लिखेंगे कि सबसे पहले कि हाँ हम मानते हैं, उसके बाद हम कहेंगे कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में विभाजन के साथ हम यह देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या चीज़ें हैं। तो प्राथमिक में हमारा कृषि संबंधी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक। और द्वितीयक में क्या है? तो द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण और तृतीय क्षेत्र में क्या हो जाता है? सेवा, ठीक है। इसको तो पहले थोड़ा हम ब्रीफली बता देंगे कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र और तृतीयक में विनिर्माण और तृतीयक में सेवा क्षेत्र होता है। जब हम इसे अलग अलग कैटेगराइज कर लेते हैं, इनको अलग अलग विभाजन कर लेते हैं, तो इनके लिए नियम बनाने में सहूलियत हो, ठीक है। इनके लिए नियम, यानी कि कृषि क्षेत्र में क्या क्या चीज़ चाहिए, किन किन क्षेत्रों में काम होना चाहिए, तो हम कहते हैं सिंचाई क्षेत्र में काम होना चाहिए, असिंचित भूमि है, और फिर खाद कैसा दिया जाए और किस उस पे दिया जाए रेट पे, और साख कैसे दिया जाए, किस ब्याज दर पे दिया जाए। तो कृषि क्षेत्र एक प्राथमिक क्षेत्र की जो समस्या है वो अलग होंगी द्वितीय क्षेत्र से। अब विनिर्माण के लिए देखा जाए कि उद्योग में किस तरह से उद्योग लगाए जाए विनिर्माण क्षेत्र में, और उनका जो श्रमिक हैं उनके लिए क्या नीतियां बनाई जाए, क्या बीमा किया जाए। तो इस तरह से इसकी बीमा, इसका उद्योग, इसके श्रमिक अलग होते हैं। और इसी तरह सेवा क्षेत्र होता है कि सेवा क्षेत्र में क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, यहाँ के लिए किस तरह से हम सुविधाएं सरकार दे सकती है। तो क्योंकि तीनों क्षेत्र अलग अलग जब हो जाते हैं तो इनके लिए कार्य करना एक सरकार के लिए बहुत ही आसान हो जाता है और वह बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसके विभाजन की उपयोगिता तो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद से ये तो एक बात हुई। दूसरी बात हुई कि हम निर्भरता देख सकते हैं, एक दूसरे पे ये कितने निर्भर हैं। प्राथमिक क्षेत्र से कितना उत्पादन द्वितीय क्षेत्र को जाता है तो विनिर्माण होता है, और इन दोनों को कार्य को चलाने के लिए तृतीय क्षेत्र क्या होता है, एक सहायक के रूप में होता है, ठीक है। सहायक के रूप में तृतीय क्षेत्र होता है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए कि गेहूं उत्पादन हुआ कृषि में, तो ये आया उद्योग तक। तो उद्योग तक कैसे आएगा, किसी 4 पहिया वाहन से आएगा ना, लोडिंग हो के अनलोडिंग यहाँ होगा। तो ये जो सेवा दिया जा रहा है परिवहन का, ये तृतीय क्षेत्र कहलाएगा। तो तृतीय क्षेत्र इन दोनों की ही सहायता करता है, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, जब इसको हम विभाजित कर लेते हैं तो इनके आपसी निर्भरता और इनमें क्या क्या समानता असमानता है, इसको हम स्पष्ट कर सकते हैं, और इसके लिए अलग अलग नीतियाँ भी बनाई जा सकती हैं। तो इनका विभाजन की जो उपयोगिता है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसको आप कम से कम 1-1.5 पेज में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से करके इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, इस अध्याय में आए प्रत्येक क्षेत्र को रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद सघ यानी कि सकल घरेलू उत्पाद पर ही क्यों केंद्रित करना चाहिए? क्या अन्य वाद पदों का परीक्षण किया जा सकता है? चर्चा करें। तो इस प्रश्न को पहले समझ लीजिए कि यहाँ पे आप देखेंगे, जब आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हर क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र हो, द्वितीय क्षेत्र हो या तृतीय क्षेत्र हो, उसमें क्या है, रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद पर ही वो केंद्रित है। यानी वहां देखा जा रहा है कि उस क्षेत्र से रोजगार कितना मिल रहा है और उस क्षेत्र से सकल घरेलू उत्पाद में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, या उसका कितना हिस्सा सकल घरेलू उत्पाद में है। तो अब यहाँ ये प्रश्न बनाया गया है कि क्यों यही दोनों चीज, क्यों नहीं और कुछ? तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर चलिए देखते हैं क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ से आप शुरू करेंगे, चाहे तो आप पेन लेके नोट कॉपी में, नोटबुक में अपने लिखिए कि क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। 3 क्षेत्र जो हैं वो हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि को ले लें, द्वितीय में विनिर्माण को ले लें, या तृतीय का सेवा क्षेत्र ले लें। तीनों ही क्षेत्र से के विकास से ही क्या होता है, देश का विकास होता है, ठीक है। अब देश का विकास, अगर हम इसको मापदंड यानी देश को विकास को मापने की बात आएगी तो हम या तो रोजगार देखते हैं या फिर देश में सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद और
रोजगार का मतलब क्या हुआ, देखिए। तो सबसे पहले तो ये है कि हमारे यहाँ क्या समस्याएं हैं तीनों क्षेत्र में। तो गरीबी निवारण है, मतलब सॉरी, गरीबी समस्या है और इसका हल है गरीबी का निवारण करना, आधुनिक तकनीकी का विकास करना, असमानता को कम करना, ये सब हमें ज़रूरत है। हमारे देश का विकास तभी होगा जब इस तरह की समस्याओं का समाधान हो सके। अब इस तरह की समस्याओं का जब समाधान होगा तो हम एक पैरामीटर तय करते हैं जो कि रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद के रूप में होता है। अब रोजगार यदि बढ़ता है तो देश का विकास बढ़ता है, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता है तो भी देश का विकास बढ़ता है। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ों को हम एक मापदंड के रूप में लेते हैं। क्या है ये मापदंड? देखिए, मैं जो कह रही हूँ इसको आप एक एक चीज़ लिखते जाइए, आपका एक बढ़िया सा उत्तर तैयार होने वाला है, ठीक है। तो क्योंकि इन दोनों को हम एक मापदंड के रूप में लेते हैं, इसलिए इन तीनों ही क्षेत्रों में रोजगार को मापते हैं और देखते हैं कि देश कितना विकसित हुआ, या इन तीनों ही क्षेत्रों में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में इन तीनों क्षेत्र का कितना कितना योगदान है ये देखते हैं, और फिर देखते हैं कि इसमें क्या कमियां रह गई, कैसे इसको पूरा किया जाए, ठीक है। दूसरी बात, हम इसलिए भी इसको पैरामीटर मानते हैं, इसको मापदंड के रूप में लेते हैं क्योंकि ये दोनों ही आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण मापदंड हैं, ठीक। उसके बाद ये सारी चीज़ें लिखी आपने। दूसरी ओर प्रत्येक क्षेत्र को रोजगार व सकल घरेलू उत्पाद से जोड़कर ही लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। भाई, हमें लक्ष्य प्राप्त करना है, गरीबी का निवारण करना है, आधुनिक तकनीक का विकास करना है, असमानता को कम करना है, या आदि और भी कोई भी कारण लक्ष्य हो, उसको प्राप्त हम कब करेंगे? जब रोजगार और सकल घरेलू उत्पादन से जोड़ेंगे। तो यहाँ पे यह स्पष्ट है कि अध्याय में प्रत्येक क्षेत्र रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद से क्यों केंद्रित है। यहाँ ये स्पष्ट है, इसलिए केंद्रित है क्योंकि यही दोनों महत्वपूर्ण मापदंड हैं, ठीक है। अब है क्या अन्य वाद पदों का परीक्षण किया जा सकता है? तो अन्य वाद पदों का परीक्षण किया जा सकता है, परंतु ये अपने आप में इतने संपूर्ण है कि अन्य वाद पदों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। इतना जब आप लिखेंगे तो आपका ये जो 7वें का उत्तर है वो तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? जीविका के लिए काम करने वाले अपने आसपास के वयस्कों के सभी कार्यों की लंबी सूची बनाइए। भाई, सूची बनानी है, लंबी बनानी है, इन्होंने कहा। यानी कि जो भी आप आसपास देखते हैं वयस्कों को, यानी कि बड़े लोगों को, उनको वो क्या काम कर रहे हैं इसकी सूची बनानी है। जीविका के लिए बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास, रिक्शे वाला है, दुकान वाला है, कोई स्वीपर है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब हर काम कर रहे हैं लोग जीविका के लिए। उन्हें आप किस तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं, अपने चयन की व्याख्या करनी है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और इसका उत्तर भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करें। तो भाई, आप एक साइड में आप पूरे लोगों की सूची बना सकते हैं। जैसे आपके यहाँ जो भी मतलब आस पड़ोस में जो काम कर रहे हैं, कुछ तो किसान होंगे, धोबी होगा, कोई प्रेस करता रहता है टेबल लगा के, है ना, आपके आस पड़ोस में अगर आप देख रहे हों, और कुछ तो अध्यापक होंगे, टीचर भी होंगे, है ना, आपके कॉलोनी में, आपके घर के आस पड़ोस। दर्जी होगा जो कपड़े सिलता है, कुम्हार होगा, है ना, आपके घर के आसपास कुम्हार भी हो सकता है, और मज़दूर होंगे, श्रमिक जिसे कहते हैं, ठीक है। और कोई सेवा देने वाला, जैसे डॉक्टर भी होगा, आपके आसपास कोई क्लिनिक होगी, डॉक्टर होगा वहाँ पर, ठीक है। उधर वैसे ही पोस्टमैन होगा जिसको डाकिया कहते हैं, डाकिया भी होगा। इसी तरह तमाम लोग होते हैं। तो ये सूची बनाना तो बहुत ही आसान है, ये आप बना भी लेंगे। ये मुझे बताने का ये बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन आप ये सूची बना के पहले दे देंगे क्योंकि वो लंबी सूची की बात कर रहे हैं, तो ये सारे चीज। लेकिन मेन क्वेश्चन क्या है कि विभिन्न कार्यों का वर्गीकरण किस आधार पे किया जाता है। तो पहला आधार है कार्य की प्रकृति के आधार पे। कार्य की प्रकृति के आधार पे हम 3 भागों में बांटते। कार्य की प्रकृति का मतलब ये कार्य कैसा है। तो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक, ये जो अभी आप चैप्टर में पढ़े हैं, तो यही प्राथमिक यानी कि आपका जो खेती बाड़ी का काम है, द्वितीय यानी विनिर्माण का, और तृतीय यानी सेवा वाला। तो यहाँ पे कार्य की प्रकृति के आधार पे कार्य को हम 3 भागों में बांट लेते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। जैसे कि आप ये लिख सकते हैं कि किसान जो है आपके आस पड़ोस वो प्राथमिक क्षेत्र में है। यहाँ उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं आप, किसान प्राथमिक में आ जाएगा। द्वितीयक क्षेत्र में जैसे कि कारपेंटर, बढ़ई हुआ, ये आ जाएंगे। तृतीयक क्षेत्र में डाकिया, धोबी
लिपिक, अध्यापक, वकील, ये तमाम लोग आ जाएंगे जो सेवा दे रहे हैं। तो कार्य की प्रकृति के आधार पे हम 3 भागों में बांट लेते हैं। अब दूसरा है रोजगार की दशा के आधार पे। रोजगार की दशा के आधार पे हम 2 भाग में बांटते हैं। एक होता है संगठित और एक होता है असंगठित। देखिए, आपको अपने आस पड़ोसी, आप उदाहरण लीजिए कि जो श्रमिक होते हैं वो असंगठित होते हैं, वो लेबर चौराहे पे रहते हैं, वहाँ से उनको बुला लिया जाता है और आप अपना कार्य कराते हैं। या फिर कोई आया आपके घर आती हैं, मैड आती हैं काम करने के लिए, महरिन आती हैं, वो असंगठित हुई। लेकिन संगठित क्या, संगठन में जो कार्य करते हैं, जैसे कि आप किसी स्वीपर को अगर आप बुला रहे हैं तो उनका एक संगठन होता है, वो एक नगर पालिका या फिर ऐसे प्राइवेट भी हैं तो किसी की तरफ से आएंगे, तो वो हो गया संगठित। तो संगठित भी होते हैं, असंगठित भी होते हैं। तो कार्य संगठन के रूप में भी होता है, असंगठन में भी होता है। यहाँ पे नियम होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ उनकी शर्तें होती हैं, लेकिन असंगठित में कोई नियम शर्तें नहीं होती हैं। ठीक है, तो रोजगार की दशा के आधार पे हम संगठित और असंगठित में बांटते हैं। तीसरा है स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पे हम बांटते हैं सार्वजनिक और निजी। देखिए, सार्वजनिक का मतलब सरकारी होता है, निजी का मतलब प्राइवेट, आपका अपना। जैसे आपने दुकान खोल लिया तो वो निजी क्षेत्र में आ गया। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, वो निजी क्षेत्र में आ गया। आप कोई अपना काम कर रहे हैं तो वो निजी क्षेत्र में आ गया। जैसे कि कोई श्रमिक है, कोई धोबी है, दर्जी है, या फिर किसान है, या फिर कुम्हार है, ये सब क्या है, निजी है। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में जैसे डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर है तो डॉक्टर हुआ, अध्यापक हुआ, वकील हुआ, ये सब सार्वजनिक क्षेत्र में। या फिर कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र के अगर उद्यम में काम कर रहा है तो वो सार्वजनिक क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कार्य का वर्गीकरण 3 आधार पे किया जाता है। इसको आप लिख लेते हैं और फिर इसमें एक एक 2 उदाहरण अगर आप दे देंगे सबका, तो आपका एक अच्छा सा उत्तर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो जो प्रश्न 8 है यहाँ कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न ये है कि तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से कैसे भिन्न है, और इसको सोदाहरण व्याख्या कीजिए। मतलब उदाहरण के साथ इसकी व्याख्या करनी है, यानी समझाना है पूरी तरीके से। तो सबसे पहले तो मैंने अलग ही कर लिया जब आप अलग बोल रहे हो कि कैसे भिन्न है। तो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ये जो तीनों क्षेत्र हैं वो एक दूसरे पर निर्भर हैं, लेकिन प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के कार्य ज़्यादातर निर्भर हैं तृतीय क्षेत्र पे। तृतीय क्षेत्र के बिना इन दोनों का काम नहीं चल सकता है। तो तृतीय क्षेत्र की जो गतिविधियां होती हैं वो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में सहायक हैं। सबसे पहला लाइन तो आप यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र के विकास में सहायक हैं। बिना तृतीय क्षेत्र की सहायता के प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का कार्य संपादित नहीं हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात कि तृतीय क्षेत्र में आता क्या है, यहाँ आप उदाहरण देखें कि जैसे मान लीजिए प्राथमिक क्षेत्र में किसान है, ठीक है, खेती होती है। प्राथमिक क्षेत्र का जो पहला मतलब है खेती है, ठीक है, या फिर डेयरी आप ले लीजिए, डेयरी, दुग्ध का उत्पादन। द्वितीय क्षेत्र में है विनिर्माण, ठीक, जो भी बन रहा है। जैसे यहाँ की लकड़ी काटी जा रही है तो द्वितीय क्षेत्र में उसका फर्नीचर बन रहा है। यहाँ पे डेयरी का है, दुग्ध उत्पादन है, तो द्वितीय क्षेत्र में उसका कुछ और पनीर या ये सब बन के आगे को बढ़ रहा है। या फिर ये डेयरी में भी आता है, प्राथमिक में भी आता है, लेकिन विनिर्माण मतलब यहाँ की चीज़ों का यहाँ उपयोग हो रहा है। जैसे यहाँ अगर कपास हो रहा है तो यहाँ कपड़ा बन रहा है। तृतीय क्षेत्र क्या है, तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र। सेवा का मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा जो एक होता है परिवहन, जो यहाँ दोनों में काम करता है। परिवहन हुआ, डॉक्टर हुए, टीचर हुए, ये तो सब अलग बात है। परिवहन की बात करते हैं और संचार की बात करते हैं, ये दोनों जो हैं तृतीय क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ उदाहरण लेके आप समझाएंगे कि यहाँ परिवहन, संचार। अब माना कि प्राथमिक क्षेत्र में खेती हो रही है, मान लीजिए धान या फिर गेहूं हो रहा है या डेयरी प्रोडक्ट हो रहा है, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए किसकी जरूरत है, परिवहन की जरूरत है। यहाँ की सूचना यहाँ देने के लिए और यहाँ की सूचना यहाँ देने के लिए किसकी जरूरत है, संचार की जरूरत है। और ये ठीक यही चीज़ विनिर्माण में होता है। मान लीजिए यहाँ आपका फर्नीचर जो है तैयार हुआ या फिर कपड़े आपके तैयार हुए, इसको यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए, यानी कि दुकान पहुँचाने के लिए कौन कार्य करेगा, ट्रक से ले जाएंगे, किसी गाड़ी से ले जाएंगे, व्हीकल से ले जाएंगे, तो ये परिवहन कार्य करेगा। और सूचनाएं देने के लिए कितना बिका, कितना माल है, या फिर यहाँ के कन्वर्सेशन के लिए संचार की जरूरत है। तो ये दोनों ही है तृतीय क्षेत्र के
ये दोनों ही उपागम किसके हैं? तृतीयक क्षेत्र के हैं। तो तृतीयक क्षेत्र यहाँ पे बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होता है प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र का, और इन दोनों से यह भिन्न भी होता है। क्योंकि इसलिए यह भिन्न होता है क्योंकि यह सेवा क्षेत्रक है, यह सेवा देता है तमाम तरह की, ठीक है, और इसकी डिपेंडेंसी ज़्यादा इस पर नहीं है, लेकिन इन दोनों की डिपेंडेंसी ज़्यादा इस पर तृतीयक क्षेत्र पर है, ठीक है। तो इस तरह से जब आप पूरा लिखेंगे तो ये उत्तर कंप्लीट होगा। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण देके व्याख्या करें। तो सबसे पहले तो प्रच्छन्न बेरोजगारी हम बताएंगे भैया कि हम इससे क्या समझते हैं। प्रच्छन्न का मतलब सीधा सीधा है छुपी बेरोजगारी, ठीक है, छुपी हुई बेरोजगारी। अब ये छुपी हुई बेरोजगारी क्या है? तो देखिए, जो प्रच्छन्न है यानी कि छुपी हुई बेरोजगारी, ये दिखती नहीं है। यहाँ पे ये मालूम नहीं चलेगा कि कौन बेरोजगार है। तो कैसे नहीं मालूम चलेगा कि कौन बेरोजगार है? तो इसमें उदाहरण देना तो मस्ट हो जाता है। यहाँ बहुत ज़रूरत है उदाहरण की, क्योंकि उदाहरण के बिना तो आप भी नहीं समझ सकते, तो इनको क्या व्याख्या करेंगे, इनको क्या समझाएंगे। तो सबसे पहले आप समझिए कि सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, ये पहले मैं बता देती हूँ। प्रच्छन्न बेरोजगारी से तात्पर्य छुपी हुई बेरोजगारी है, या प्रच्छन्न बेरोजगारी का तात्पर्य छुपी हुई बेरोजगारी है, या आप लिख सकते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी छुपी हुई बेरोजगारी को कहते हैं। छुपी हुई बेरोजगारी यानी कि इस दशा में यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि बेरोजगार कौन सा व्यक्ति है और कितना व्यक्ति है। इसमें ऐसा लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि सभी लोग रोजगार में लगे हैं, लेकिन कोई न कोई बंदा यहाँ छुपा होगा, यानी कि बेरोजगार होगा, वो छुप के बेरोजगार होगा। जैसे कि अब यहाँ पे हम शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों का उदाहरण लेंगे। तो शहरी में आप कह सकते हैं, ग्रामीण में पहले हम देख लेते हैं क्योंकि ग्रामीण में ये ज़्यादा दिखता है। ग्रामीण में खेती में, ठीक है, खेती में आपको मालूम है, मान लीजिए इतना बड़ा खेत है, इसमें हमें मान लीजिए कि 10 कुंटल जो है गेहूं होना है, ठीक, 10 कुंटल गेहूं होना है। इसकी ये जो भूमि की जो कैपेसिटी है वो 10 कुंटल गेहूं के पैदावार की है। यहाँ पर 4 लोग लगे हुए हैं परिवार के, ठीक, 4 लोग मिलकर के 10 कुंटल गेहूं जो है उपज कर लेते हैं। ये चारों क्या कहलाएंगे? रोजगार में हैं, क्योंकि ये 4 में से एक भी कम हो जाएगा तो यहाँ 10 कुंटल गेहूं उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए इनका परिवार बढ़ता है किसी भी तरह से, मान लीजिए कि लड़के की, ये किसान जो है लड़के की शादी करता है या फिर और बच्चे होते हैं, यहाँ पर 4 की जगह 8 लोग हो गए, ठीक, मान लीजिए दोगुने हो गए। तो क्या ये खेती जो है, क्या ये जमीन है 10 कुंटल से ज़्यादा गेहूं देने लगेगी? कतई नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी कैपेसिटी 10 कुंटल की ही है। तो यहाँ 4 लोग 10 कुंटल का उत्पादन कर रहे हैं और यहाँ 8 लोग मिलकर क्या करेंगे? कौन सा रोजगार करेंगे? खेती ही करेंगे। तो यहाँ 8 के 8 खेती में लगे हैं, लेकिन फिर भी कितना आ रहा है उत्पादन? 10 कुंटल का ही आ रहा है। तो यहाँ पर आप ये तो नहीं बता सकते कि कौन सा बंदा बेरोजगार है, लेकिन आप संख्या बता सकते हैं कि कोई 4 बंदे जो हैं, कोई 4 व्यक्ति जो हैं वह क्या कहलाएंगे? छुपे हुए बेरोजगार, क्योंकि स्पष्ट नहीं है कौन से हैं, तो यहाँ ये बेरोजगार ही कहलाएंगे। तो खेती में यहाँ पे आप लिखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में खेती में यह देखी जाती है दशा जहाँ पर एक ही भूमि पे कई लोग लगे होते हैं, जबकि उसमें कम आवश्यकता होती है लोगों की। तो जो अतिरिक्त लोग लगे होते हैं वो छुपे हुए बेरोजगार कहलाते हैं, और ये पूरी दशा छुपी हुई बेरोजगारी कहलाती है। अब बात आती है शहरी क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र में कहाँ दिखता है? तो शहरी क्षेत्र में मान लीजिए कि कोई दुकान है, ठीक है, दुकान पे 1 लोग बैठे हैं और उनके बच्चे हैं, कोई और रोजगार नहीं किया, वो भी बैठ गए, यानी कि यहाँ 3 लोग बैठ गए। तो यहाँ जो बिक्री हो रही है, अभी जो भी चीज़ है यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे 2 लोग से जो चल सकता है वो एक और लड़का आ गया, लेकिन ये लगा हुआ तो है उस बिजनेस में, उस रोजगार में लगा है, लेकिन ये नहीं भी लगेगा तो यहाँ कोई कमी नहीं होगी, यानी कि इसके लगने पे कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो ये क्या कहलाएगा? छुपा हुआ बेरोजगार कहलाएगा, ठीक है। और ये अकुशल भी, यानी कि यहाँ पे इसकी कोई कुशलता की इसकी आवश्यकता नहीं है। तो जहाँ जिसकी आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी वो रोजगार में लगे हैं, वो क्या कहलाएंगे? छुपे हुए बेरोजगार। और ये पूरी दशा शहरी क्षेत्र की हो या ग्रामीण क्षेत्र की हो, छुपी हुई बेरोजगारी कहलाएगी।
चारवां क्वेश्चन है, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच विभेद कीजिए। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी तो आप अभी समझ ही चुके हैं कि किसे कहते हैं, उसे आप लिख सकते हैं। खुली बेरोजगारी क्या है? तो खुली बेरोजगारी को आप समझ लें। खुली बेरोजगारी का मतलब है कि श्रम शक्ति जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। श्रम शक्ति का क्या मतलब है? सीधा सा मतलब है लोग जो हैं, जो कार्य करने के लिए तैयार हैं, जो लोग, वो बहुत ही ज़्यादा हैं, लेकिन कार्य कम है। कार्य कम क्यों है? क्योंकि देश का जो औद्योगिक ढांचा है, औद्योगिक ढांचा वह छोटा है। यहाँ पे छोटा औद्योगिक ढांचा और ज़्यादा श्रम शक्ति। तो जब ज़्यादा श्रम शक्ति और छोटा औद्योगिक ढांचा होता है तो यहाँ पे जो लोग चाहते हैं कार्य करना, उन्हें भी कार्य नहीं मिलता है। तो वो स्थिति जिसमें श्रम शक्ति ज़्यादा हो और उस देश का औद्योगिक ढांचा जो है वो छोटा हो, कम हो, तो यहाँ पर खुली बेरोजगारी नज़र आती है। यानी कि लोग चाहते हैं कार्य करना लेकिन उन्हें कार्य नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये जो औद्योगिक, मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है, ठीक है, ये फैक्ट्री है आपकी, यहाँ पे ज़रूरत है 10 लोगों की और श्रम शक्ति, और यही एक फैक्ट्री है। 1 मिनट को मान लीजिए कि आपके देश में यही एक फैक्ट्री है और आपके देश के लोगों की संख्या है केवल 100, ठीक है, 100 है और 10 की ज़रूरत है। तो यहाँ पे 10 लोग को ये खपाएगा, उससे ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। कोई भी औद्योगिक ढांचा इसको नहीं खा पाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो 90 लोग हैं वो क्या हैं? खुले बेरोजगार, यानी कि ये मार्केट में है। अब यहाँ आप सोचेंगे कि इनको ऐसा अजीब सा नाम क्यों दे दिया गया, खुले बेरोजगार? तो खुले का मतलब यहाँ होता है, इसका कॉन्सेप्ट कहीं हद तक इससे मिलता हुआ है कि ये लोग मार्केट में हैं, है ना, खुले तौर पे ये हैं, ये बोल रहे हैं हमें कार्य दीजिए, लेकिन इन्हें कार्य नहीं मिल रहा है। तो मार्केट में जो चीज़ें होती हैं वो ओपन होती हैं, खुली होती हैं, यानी दिखती हैं। तो ये दिखते हुए बेरोजगार हैं कि ये काम चाह रहे हैं, लेकिन 90 लोग जो हैं वो खुले तौर पे बेरोजगार हैं। क्यों? क्योंकि देश का औद्योगिक ढांचा इनकी खपत नहीं कर सकता, ये पूरे के पूरे को खपा नहीं सकता। तो खुले बेरोजगार ये होते हैं। और प्रच्छन्न बेरोजगार क्या होती है? फिर वही चीज़ जो अभी मैंने एक क्वेश्चन पहले बताया कि जो लोग दिखेंगे तो कि वो रोजगार में लगे हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं होगा कि ये लोग बेरोजगार हैं, जबकि ये बेरोजगार होते हैं, छुपे हुए बेरोजगार। प्रच्छन्न का मतलब छुपे हुए बेरोजगार। तो इन दोनों को आप एक एक पैराग्राफ में लिखेंगे तो 2 पैराग्राफ आपका बन जाता है। या फिर आप इन दोनों को यहाँ हेडिंग देके, जैसे खुले बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, और बीच में लाइन खींच के भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है, क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। तो सबसे पहले तो हम यह लिखेंगे कि हम इस कथन से बिल्कुल ही सहमत नहीं हैं। भाई, अभी हमने देखा कि तृतीय क्षेत्रक के बिना, तृतीय क्षेत्रक की सहायता के बिना प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक नहीं चल सकते। सबसे पहले तो उन्हीं सारी बातों को आप इसमें लिखेंगे कि क्यों नहीं चल सकते, ठीक है। ये सेवा क्षेत्र होता है तृतीय क्षेत्र, और यह अगर अपने परिवहन और संचार को बिल्कुल बंद कर दे या फिर यहाँ से न लिया जाए तो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के जो भी कार्य हैं वो संपादित नहीं होंगे। वहाँ पैदावार होगी, उत्पादन तो होगा, लेकिन वह एक जगह से दूसरी जगह कौन ले जाएगा? तृतीय क्षेत्र में जो परिवहन संचार है वही तो ले जाएगा। तो यहाँ पे हम इस कथन से तो सहमत नहीं हैं। अब है अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। तो भाई, कुछ कारण को नोट डाउन आप करेंगे, बिंदुवत कारण देंगे और इस उत्तर को कंप्लीट करेंगे। तो अभी जो मैंने बात कही उसको, इन बिंदुओं को भी आप इसमें इंक्लूड कर देंगे कि तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्रक है, जिसकी सहायता के बगैर प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक के कार्य जो हैं वह संपादित नहीं हो सकते। संचार, परिवहन आदि प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र के उत्पादन का, वितरण का कार्य करते हैं, ठीक है। ट्रक है या फिर कोई ट्रेन है, जैसे कि आप मान लीजिए कहीं भी, जैसे कोयले की खान है, वहाँ से कोयला कई जगहों पे ले जाना है तो कैसे जाएगा? भाई, तृतीय क्षेत्र का जो ट्रेन है वो चलेगा, परिवहन चलेगा तभी तो ले सकते हैं, ठीक है। उसको एक जगह से दूसरी जगह वितरित कर सकते हैं। तीसरा बिंदु है कि उत्पादन कार्य में लगे श्रमिक, प्रबंधक, रसोईया आदि कोई भी कार्य, मतलब डॉक्टर, वकील हैं, सबकी आवश्यकता जो है होती है द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में, और ये सब किससे हैं? तृतीय क्षेत्र से ही प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे तृतीय क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सेवा क्षेत्रक 2 विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित करता है, ये लोग कौन हैं?
तो इसका उत्तर होगा कि भारत में सेवा क्षेत्रक 2 प्रकार के लोग नियोजित करता है। अच्छा, आप ऐसे भी आप समझिए कि जो सेवा क्षेत्रक है उसमें श्रमिक भी आते हैं, डॉक्टर भी, वकील भी आता है, एक इंजीनियर भी आता है। तो एक तरफ होटल या रेस्टोरेंट में काम करने वाला जो एक छोटा रसोइया है वो भी आता है, दुकान होटल में काम करने वाला स्वीपर भी आता है, सब तो सेवा दे रहे हैं। तो आप अगर यहीं से आप दिमाग लगाइए कि 2 क्षेत्र में कैसे 2 तरह के लोग ये कैसे हुए। एक तो होता है कुशल और एक होता है अकुशल। ठीक है, यानी 2 तरह के जो क्षेत्र नियोजित करता है सेवा क्षेत्रक, वो होते हैं एक कुशल और एक होते हैं अकुशल। तो जैसे अत्यंत कुशल और शिक्षित जो होते हैं वो श्रमिक कैसे होते हैं, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी में, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, ये सब आ जाते हैं कुशल और शिक्षित में। अकुशल में कौन आएंगे, छोटे दुकानों पे काम करने वाले, है ना, छोटे श्रमिक, छोटे दुकानों पे, रेस्टोरेंट में जो काम करते हैं, होटल में जो काम करते हैं, और जो आपके बिल्डिंग में काम करते हैं, जो श्रमिक लेबर चौराहे पे खड़े होते हैं, ये सारे क्या हैं, अकुशल हैं। ये किसी एक चीज़ में स्पेसिफाई नहीं है, ये स्पेशलिटी नहीं रखते अपने अंदर किसी चीज़ की। लेकिन कुशल कौन है, कुशल और शिक्षित कौन है, जो स्पेशलिटी रखते हैं। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी में जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, हार्डवेयर इंजीनियर होता है, या डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर में भी डेंटल जो होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, या फिर आई के डॉक्टर होते हैं। तो इस तरह के जो हैं कुशल में आते हैं, और जो छोटे श्रमिक होते हैं, जो किसी एक चीज़ में कुशलता नहीं होती, वो अकुशल में आते हैं। तो सेवा क्षेत्रक जो है लोगों को 2 प्रकार के लोगों को नियोजित करता है, एक कुशल और शिक्षित, एक अकुशल और अशिक्षित। और इसके उदाहरण जो मैंने बताए वो आप लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, असंगठित क्षेत्रक में श्रमिकों का शोषण किया जाता है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। तो यहाँ पे 2 चीजें आप लीजिए, असंगठित क्षेत्र और श्रमिकों का शोषण, और सहमत हैं कि नहीं ये। तो देखिए इसका उत्तर कैसे होता है। सबसे पहले हम लेते हैं असंगठित क्षेत्र। जो असंगठित क्षेत्र है ये कैसा है, ये क्यों असंगठित कहलाता है? यहाँ कोई संगठन नहीं होता। जहाँ संगठन नहीं होता वहाँ कोई शर्तें नहीं होती, जहाँ शर्तें नहीं होती वहाँ कोई नियम भी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे कोई शर्तें नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई संगठन नहीं है। लोग फ्री होके काम करते हैं, जिसका मन आया। मान लीजिए कि एक लेबर है, लेबर सब बटे हुए हैं, कोई कर रहा है 200 में काम, कोई कर रहा है 150 में, किसी को जरूरत है तो 50 रुपये में दिन भर काम कर रहा है। तो यहाँ असंगठन है, संगठन नहीं है, कोई नियम कोई शर्त नहीं है इनकी, और कोई संगठन भी नहीं है। तो असंगठित क्षेत्र इसे कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे कोई संगठन नहीं है। तो अब आप बताइए, एक लेबर है, वो आपके यहाँ काम मांगने आया। ठीक है, आप क्या सोचेंगे कि ये लेबर काम मांगने आया है, आप उससे पूछेंगे कितने में काम करोगे, ये बोलेगा 200 में। ठीक, आप सोचेंगे कि अरे देखता हूँ पूछ के, अकेले आया है और कोई संगठन ऐसा तो है नहीं कि नियम शर्त से ही काम करे। तो आप बोलेंगे नहीं, मैं आपसे 150 में ही कराऊंगा। तो ये क्या करेगा कि अच्छा चलो कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ कि आपने इसका शोषण किया। ये कहलाएगा भाई 200 है, 200 देना जायज़ यहाँ बनता है, ये आप भी जान रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने क्या किया, इसको 150 दिया, ये जानते हुए कि 200 वाजिब है, 200 इसे देना चाहिए। तो यहाँ पे जो 50 रुपये आपने नहीं दिए, ये क्या है, यही है शोषण। तो ये छोटा सा उदाहरण जो मैंने दिया। इसी तरह बड़े स्तर पे भी, जहाँ संगठन नहीं होता, कोई यूनियन नहीं होता, कोई शर्तें या नियम नहीं होती, वहाँ पर लोगों का या श्रमिकों का शोषण होता है। यही अगर लेबर यूनियन हो, यूनियन मतलब कि संगठन, तो यहाँ पे क्या है, ये तय कर देते हैं कि नहीं, दिन भर का हम 300 लेंगे तो लेंगे ही। अगर यहाँ पे कोई नहीं देता तो वहाँ मना कर दिया जाता है काम के। तो सारे ये संगठन बनता कैसे है, सारे के सारे लेबर इस बात पे अड़े रहेंगे कि हम 300 से में काम नहीं करेंगे, 300 से कम में काम नहीं करेंगे। तो जब 300 में कम में काम नहीं करेंगे तो आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आप 300 पर ही काम कराएंगे। यहाँ शोषण नहीं होता है। तो यहाँ आप क्या समझे कि जब संगठन होता है तो लोग एक साथ आवाज उठाते हैं और वहाँ शोषण का कोई जगह नहीं होता। लेकिन असंगठित लोग हैं, यूनियन नहीं है उनकी, तो यहाँ पर शोषण हो सकता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न था आपका
कि संगठित क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। तो इस विचार से हम सहमत हैं और ये सारी बातें जो आपने समझी है उसको आप लिखेंगे और इसके समर्थन में कारण देंगे। ठीक है, कारण यही जो मैंने बताया कि भाई संगठन जब नहीं होता तो शर्तें नहीं होती, नियम नहीं होता। इस सारी बातों को आप एक करीने से जब लिखेंगे तो आपका अच्छा सा उत्तर। 15वां क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती हैं। तो परिस्थितियों के आधार पर केवल यही दो हैं, संगठित और असंगठित क्षेत्र, जिसको मैं अभी बताया मैंने आपको, लेकिन फिर भी इसको बिंदुवत आप कर सकते हैं कि इन दो क्षेत्रों में वर्गीकृत की जाती हैं। और जो संगठित क्षेत्र है इसमें कार्यावधि निश्चित होती है, सरकार द्वारा ये पंजीकृत होते हैं, नियम और शर्तें इनके साथ लागू होती हैं और अन्य भत्ते या पेंशन इनको देय होती है। ये छुट्टी लेंगे फिर भी इनको जो वेतन है वो मिलेगा। लेकिन असंगठित क्षेत्र में ये सारी चीजें नहीं होती, एक एक बिंदु इनको बस नहीं करते हुए करते जाएंगे। जैसे कार्यावधि अनिश्चित होती है इनकी, चाहे जितना कार्य करें इनको उतना ही वेतन मिलेगा। सरकार द्वारा ये पंजीकृत नहीं होते, टूटे बिखरे हुए होते हैं, सरकार के अंडर में नहीं होते, नियम और शर्तें होती ही नहीं है इनके साथ, अन्य भत्ते तो बिल्कुल ही नहीं होते। ठीक है, तो ये असंगठित क्षेत्र है। जैसे कि यहाँ पे जैसे में आप कई चीज़ें लिख सकते हैं, सरकारी कार्यालय में कार्य करने वाला लिपिक या फिर जो भी है, यहाँ पे असंगठित क्षेत्र में जो मजदूर होते हैं, छोटे स्तर के मजदूर वो आते हैं। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि परिस्थितियों के आधार पर रोजगार को संगठित और असंगठित क्षेत्र में बांटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विद्यमान रोजगार परिस्थितियों की तुलना करें। ये ठीक वही चीज़ है जो अभी आपको मैंने बताया, बस इसको लिखने का ढंग थोड़ा सा आप साफ रखिएगा कि बीच में एक लाइन खींचेंगे, एक तरफ संगठित क्षेत्र और दूसरी तरफ असंगठित क्षेत्र, और जो मैंने अभी बताया बस उसी चीज़ को रिपीट करना है कि यह सरकार द्वारा ये पंजीकृत नहीं होते, जो कार्य घंटे होते हैं इनके वो निश्चित नहीं होते, और इनके निश्चित होते हैं इनके अनिश्चित होते हैं। ठीक है, और संगठित क्षेत्र में भत्ते देय होते हैं, इसमें भत्ते नहीं देय होते, पेंशन नहीं देय होती। इस तरह से इन दोनों की तुलना करके आप, लेकिन बीच में लाइन खींच के कीजिएगा। इस तरीके से इधर संगठित हो जाएगा और बीच में लाइन यहाँ पे असंगठित क्षेत्र। ठीक है, ये मैं आपको क्यों बताती हूँ, देखिए ये जो उत्तर है आपको बुक में भी मिल जाएगा और कई साइट्स पे भी मिलता है। मेरे पास जो कमेंट आ रहे हैं इससे मुझे समझ में आ रहा है कि जैसे कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन है और कहीं भी ये उत्तर मिल जाते हैं। लेकिन आप ये सोचिए सारे के सारे बच्चे वही उत्तर पढ़ रहे हैं, वही गाइड, वही किताब पढ़ रहे हैं, तो जब आप उत्तर लिखते हैं तो सबका सेम टू सेम होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, उत्तर सही तो होगा। मान लीजिए एग्जामिनर है कि अगर कोई उत्तर है 4 नंबर या 5 नंबर का या फिर 3 नंबर का, तो आपको 2-2 नंबर सबको देता जा रहा है, 2-2-2-2, क्योंकि सबके उत्तर सेम है। लेकिन जहां आपने पैटर्न चेंज किया वहां पर क्या होता है कि एग्जामिनर उसे पढ़ता है कि कुछ अलग, यानी आपको उत्तर तो लिखना है लेकिन कुछ अलग ढंग से लिखना है, कुछ अलग बातें और अपने शब्दों में लिखना है, तब जाके आपको जो है नंबर्स अच्छे मिलेंगे। एग्जामिनर यहाँ 2 के बजाय हो सकता है 2.5 नंबर दे दे या 3 में से 3 दे दे, है ना। तो यहाँ पे मैं जो बता रही हूँ आपको वो अपने शब्दों में लिखने का ढंग बता रही हूँ। यहाँ आपको एकदम अलग मिलेगा कि हाँ भाई इसको ऐसे करके लिखना है, लिखने का ढंग भी अलग मिलेगा और लिखने की बातें जब आप समझ के अपने शब्दों में लिखेंगे तो वहां आपको डेफिनेटली ज़्यादा नंबर मिलेंगे, बजाय कि वही गाइड, वही साइट, वही सारी चीज़ों का सेम टू सेम छाप देना। ठीक है, तो इस बात को समझिए कि मेरा ये जो वीडियो बनाने के पीछे तात्पर्य के पीछे जो कारण है, ध्येय ये है कि आप अपने शब्दों में समझ के कोई चीज़ लिखें और थोड़ा अलग ढंग से लिखें, अलग पैटर्न पे लिखें। 17वां क्वेश्चन है, मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो इसके उद्देश्य तो सिंपली ये जो 3 उद्देश्य मैंने लिखे हैं इसको मैं अभी समझाऊंगी भी। तो ये हैं, सबसे पहले आप समझिए मनरेगा। मनरेगा क्यों बोला जा रहा है, ये इसका जो इंग्लिश फॉर्म है ना, इसी को हिंदी में मनरेगा बोल दिया जाता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है ये आप जरूर लिख लीजिएगा। महात्मा गांधी नेशनल, एन फॉर नेशनल, आर फॉर रूरल, ई फॉर एम्प्लॉयमेंट, जी फॉर गारंटी एक्ट 2005, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी
अधिनियम 2005। तो ये जो है गारंटी अधिनियम, ये मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और के लिए ये इजाद इसका हुआ था, ये आया था। और इसका उद्देश्य क्या था कि कार्य में सक्षम व इच्छुक, यानी कि जो लोग कार्य कर सकते हैं वो, और जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद वही इच्छा करेंगे, तो इच्छुक लोग जिनकी इच्छा है करने की और ज़रूरत है, लोगों को वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार देना। कम से कम 100 दिन का, 100 दिन यानी कि आप कह सकते हैं लगभग 3 महीने का, ठीक है, 3 महीने से थोड़ा ज़्यादा। तो 3 महीने का जो रोजगार है, 100 दिन का रोजगार है, वो देगी ही देगी सरकार। अब आप कहेंगे जब रोजगार नहीं रहेगा कहाँ से दे देगी सरकार? तो कुछ जो है उत्पादन बढ़ाने वाले कार्य किए जाएंगे, उसमें सरकार जो है रोजगार देगी। आपने देखा होगा गांव-गांव में तालाब बन रहे हैं, तालाब का सुंदरीकरण हो रहा है, या तालाब बन रहे हैं, नए नए पॉन्ड बन रहे हैं। ये तालाब क्यों बन रहे हैं जानते हैं? गांव में कि जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, जहाँ खेतों में पानी है, वो इससे कार्य होगा। जहाँ पे पशु वगैरह हैं वो इधर उधर जा रहे हैं, वहाँ तालाब में नहाएंगे या तालाब से पानी की आपूर्ति होगी। तो ऐसे कार्य को कराया जा रहा है जो उत्पादन बढ़ाने का कार्य है, ठीक है। तो ये 100 दिन का रोजगार इसमें लोगों को लगा करके दिया जाएगा, ठीक। तो यहाँ 2 उद्देश्य आपके कवर हो गए, उत्पादन बढ़ाने का कार्य में रोजगार दिया जाएगा, और ये पहला उद्देश्य तो यह है कि 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, और फिर उत्पादन बढ़ाने के कार्य में रोजगार दिया जाएगा। और अन्यथा की स्थिति में भत्ता दिए होगा, यानी कि अगर 100 दिन का रोजगार नहीं दे पा रही है सरकार, तो जो लोग पंजीकरण कराए हुए हैं इस कार्यालय में, मनरेगा के कार्यालय में, उनको 100 दिन का भत्ता देगी सरकार। भत्ता मतलब कि उसके बदले उनको मानदेय देगी, ठीक। तो ये 3 उद्देश्य के साथ मनरेगा हमारा चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन क्या कहता है? अपने क्षेत्र से उदाहरण लेकर, अपने क्षेत्र से उदाहरण लेना है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की गतिविधियों एवं कार्यों की तुलना तथा वैषम्य कीजिए, यानी तुलना कीजिए, उनमें क्या अंतर है ये बताइए, ठीक है। तो अपने क्षेत्रों में जो भी आपके कार्य हो रहे हैं उसको इन दोनों में बांटना है। तो बांटने के लिए सबसे पहले तो आप सार्वजनिक क्षेत्र और एक तरफ निजी क्षेत्र लिखें, ठीक है। यहाँ क्षेत्र लिख दीजिएगा आप। मैं जो लिख रही हूँ उसके साथ साथ जो मैं बोल रही हूँ वो भी आप ध्यान दें। सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र लिख दें। अब यहाँ आपको कार्य की सूची बनानी है। तो आपके यहाँ जो कार्य हो रहे हैं आसपास, तो मान लीजिए कि बिजली घर में जो भी कार्य हो रहा है वो सार्वजनिक क्षेत्र में आएगा। निजी क्षेत्र में कोई दर्जी हो सकता है, कुम्हार हो सकता है, दुकान हो सकती है, ठीक है। आपके नाई हो सकता है आपके क्षेत्र में, या फिर दाई हो सकती है ना, दाई भी होती हैं, ठीक। बिजली हुआ, फिर यहाँ पे डॉक्टर होते हैं, जो सरकारी डॉक्टर हैं, यहाँ सरकारी डॉक्टर आप जोड़ सकते हैं, डॉक्टर हुए। और सार्वजनिक क्षेत्र में कोई लिपिक है आपके घर की तरफ, वो है, वकील है। तो यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का कार्य बट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी और बात हो सकती है कि अपने क्षेत्र से जब आप उदाहरण लेते हैं तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की एक और गतिविधि होती है। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में आपकी तरफ मान लीजिए कि सड़क का निर्माण हो रहा है, ठीक है। सड़क निर्माण ये किस में आ जाएगा? सार्वजनिक क्षेत्र में। कोई निजी तौर पे सड़क का निर्माण नहीं कराता, लेकिन घर का निर्माण ये आ जाएगा आपका निजी क्षेत्र में। ये आपको नई चीज़ पॉइंट मैं बता रही हूँ, उसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका उत्तर जो है अन्य उत्तरों से अलग हो सकता है, ठीक है। आपका यहाँ पे एम है कि आपके उत्तर को आपको अलग करना है थोड़ा दूसरों से। बेसिक चीज़ तो लिखनी है लेकिन उत्तर भी अलग करना, ठीक। तो इस तरह से कई चीज़ों की आप क्षेत्र के, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में रख के एक सूची बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तुलना कर सकते हैं। तुलना का मतलब ये है कि तुलना यहाँ अपने आप हो जा रही है जब आप इसको यहाँ पे ऐसे खींच दे रहे हैं और ये कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र आता है, सरकार के नियम होते हैं, यहाँ शर्तें होती हैं यहाँ। लेकिन निजी क्षेत्र फ्री मतलब कि मुक्त रूप से कार्य करता है। निजी क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र का सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार का नियंत्रण होता है। जैसे कि यहाँ की घर का उदाहरण ले लीजिएगा, घर का नल, और यहाँ है सरकारी हैंडपंप, ठीक। वो सबके लिए होता है। यहाँ आप कह सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो भी चीज़ें होती हैं वो सभी के लिए होती हैं, लेकिन निजी क्षेत्र के लिए सभी के लिए नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अपने क्षेत्र से एक एक उदाहरण देकर निम्न तालिका को पूरा कीजिए और चर्चा कीजिए। तो एक एक उदाहरण देके इसको पूरा करते हैं। पहले, सुव्यवस्थित प्रबंध वाले संगठन
कुव्यवस्थित प्रबंध वाले संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में। तो ये इस तरह का जो क्वेश्चन है वो हालांकि बोर्ड में जहाँ तक है नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप जानिए कि सुव्यवस्थित प्रबंध यानी कि अच्छा प्रबंध है जिसका, वो सार्वजनिक क्षेत्र में कौन से हैं, ठीक है। और कुव्यवस्थित प्रबंध वाले संगठन, तो कुव्यवस्थित प्रबंध में आपके क्षेत्र में मान लीजिए कि प्राइमरी स्कूल हो जहाँ व्यवस्था नहीं हो, या फिर आपका सरकारी हैंडपंप जैसे, या फिर सड़क आप लिख सकते हैं कि यहाँ प्रबंध सही नहीं है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सड़क, यहाँ प्रबंध सही नहीं है। सुव्यवस्थित प्रबंध वाले, यहाँ पे आप डाक खाना लिख सकते हैं, ठीक। तो ये संगठन है कि सड़क में कोई वो है नहीं, कोई सही चीज़ नहीं हो रही, टूट फूट रहा है, कोई नहीं देख रहा है, या बिजली कोई निकाल ले जा रहा है, स्ट्रीट लाइट नहीं है वहाँ। निजी क्षेत्र में आप कह सकते हैं सुव्यवस्थित प्रबंध वाले संगठन, यहाँ पे संगठित जो होते हैं, निजी क्षेत्र में भी संगठित अगर है कोई एक यूनियन है, मान लीजिए कि लेबर यूनियन है ना, तो लेबर या श्रमिक यूनियन, श्रमिक संगठन आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये फिर एक निश्चित कर देते हैं। और कुव्यवस्थित प्रबंध वाले तो तमाम चीज़ें हैं निजी क्षेत्र में जहाँ पे आप संगठित नहीं होती हैं चीज़ें, जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोई दुकान या स्वतंत्र लेबर श्रमिक, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ का और बता सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र या फिर निजी क्षेत्र के कुव्यवस्थित प्रबंध वाले संगठन वे हैं जो असंगठित हैं, संगठन असंगठित, और सुव्यवस्थित प्रबंध वाले संगठन हैं जो कि संगठित हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे दिया है वो आप लिख के इसे तालिका को पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों के कुछ उदाहरण दीजिए और व्याख्या कीजिए कि सरकार द्वारा इन गतिविधियों का कार्यान्वयन क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र की जो कुछ गतिविधियां उसका उदाहरण है, जैसे बैंक, सरकारी बैंक, बिजली, रेलवे, डाक आदि, ये सब जो चीज़ें हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र में ही हैं। अब सार्वजनिक क्षेत्र में ये चीज़ें क्यों हैं या सरकार द्वारा कार्यान्वयन के क्या कारण है, क्यों ये सार्वजनिक क्षेत्र में ही है, सरकार द्वारा ही इनमें कार्यान्वयन होता है, तो इसके कुछ कारण हैं जो कि 5 मुख्य कारण हैं वो मैंने लिखे हैं। इसको इसी तरह बिंदु करके आप लिखेंगे और उसके आगे जो मैं बातें अभी बोल रही हूँ वो आप उसमें समझ के अपने शब्दों में लिखेंगे। तो पहला कारण है सही मूल्य पर उपलब्धता। तो यहाँ आप ये चीज़ हेडिंग डाल के एक डैश देंगे और लिखेंगे कि सरकार द्वारा इसलिए यहाँ कार्यान्वयन होता है इन क्षेत्रों में कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सभी लोग तक पहुँच नहीं होती, तो वो सही मूल्य पे अगर ये निजी क्षेत्र में चले जाएं तो इसी एक वस्तु का जो है मूल्य ज़्यादा होगा, ज़्यादा करके लिया जाएगा। तो एक सही मूल्य जो है वो सरकार द्वारा ही उपलब्ध कराई जा सकती है जो सबके लिए एक समान हो। जैसे कि आप मान लीजिए सरकारी अस्पताल में जो सरकारी अस्पताल में कोई भी एक डॉक्टर का जो चार्ज है वो जो होगा सबके लिए होगा और वो चार्ज भी एक निश्चित होगा और कल्याणकारी होगा। मान लीजिए 50 रुपये है, यही जब निजी क्षेत्र में किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो उसकी फीस 500 से लेके 1000 तक होती है। तो आप ये चीज़ जान रहे हैं। और इसी तरह प्राथमिक जो सरकारी स्कूल होते हैं, सरकारी विद्यालय होते हैं, उसमें फीस न के बराबर होती है और वही प्राइवेट स्कूल में फीस बहुत ज़्यादा होती है। तो सही मूल्य पर उपलब्धता हो सेवा की, ये इसके लिए जरूरी है कि सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया जाए। दूसरा कारण है प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच। हर चीज़ में प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच नहीं होती। मान लीजिए कि आंखों का इलाज कराना है तो सारे व्यक्ति के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर के प्राइवेट क्लिनिक में जाके लाखों रुपए लगा के आंखों का इलाज कराए। तो यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति की पहुँच कहाँ होगी? यही सरकारी अस्पताल में। कोई व्यक्ति प्यासा है तो उसकी पहुंच कहाँ होगी? किसी होटल के एक गिलास के वाटर या फिर बॉटल जो कि 50 रुपये 25 रुपये का मिल रहा है उस तक पहुंच नहीं है। वो सरकारी नल कूप जो होते हैं, जो स्टेशन पे लगे होते हैं और गली गली में लगे होते हैं, वहाँ तक सबकी पहुँच होगी। तो सरकार द्वारा कार्यान्वयन इसलिए होता है कि प्रत्येक व्यक्ति तक सेवाओं की पहुँच हो सके।
तीसरा है कल्याण भावना। सरकार जो होती है कल्याण भावना से काम करती है, असमानताओं को मिटाने के तौर पे काम करती है। वो जो गरीब हैं उनको इस तरह से वहाँ नलकूप फ्री दिए जाते हैं, उनको अन्य सुविधाएं भी फ्री दी जाती हैं। तो कल्याण भावना से सरकार द्वारा कार्य होता है। चौथा कारण है सरकार समर्थन आवश्यक। कुछ ऐसी सेवाएं होती हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे सरकार का समर्थन बहुत ही आवश्यक होता है, बड़े स्तर के, जैसे बिजली हुआ, रेलवे हुआ। यहाँ पे सरकार के समर्थन के बिना इतने बड़े स्तर पे कोई निजी तौर पे कार्य नहीं किया जा सकता। पांचवा है कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ सुरक्षा और गोपनीयता की आवश्यकता होती है। तो ये हेडिंग डाल के आप डैश लगा के लिखेंगे कि कुछ चीज़ों में सुरक्षा और गोपनीयता की आवश्यकता होती है, जैसे कि बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं सुरक्षा को लेकर के, दूसरे देशों में इससे क्या मंगाया गया, लड़ाकू विमान वगैरह, तो इसको लेकर के जरूरी होता है कि हाँ सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र में ही ये चीज़ें की जाएं। निजी तौर पे जब की जाएंगी तो लाभ से प्रोत्साहित होकर वो लोग इनकी जो सूचनाएं हैं वो लीक कर सकते हैं और देश की सुरक्षा और गोपनीयता पे संदेह हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन 5 कारण से सरकार द्वारा कार्यान्वयन किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, आपकी बुक में देखिए, व्याख्या कीजिए कि एक देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है। तो अभी मैंने बताया सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान, लेकिन इसको इन 4 बिंदुओं में आप बांधेंगे। ये 4 बिंदु क्या है? पहला तो आप देंगे कल्याण भावना से कार्य। सरकारी क्षेत्र यानी सार्वजनिक क्षेत्र जो है वह लाभ की भावना से काम नहीं करता है, वह कल्याण की भावना से काम करता है। जैसे कि वह मजदूरों को या फिर जहाँ जरूरतमंद है वहाँ के लिए कई तरह के कार्य करता है। तो यहाँ पे कल्याण की भावना से कैसे कैसे कार्य होते हैं? तो सड़क, पुल, नलकूप, बांध, बिजली, रेलवे निर्माण, ये सब जो भारी भारी व्यय के हैं, जहाँ पे व्यय बहुत ज़्यादा हो वहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र कार्य करता है। तीसरा है किसानों को उचित मूल्य दिलाना। किसान जो कि फसल जो है जितने मूल्य का है उतना कम से कम दिलाना, नहीं अगर कोई ले रहा है तो वो खुद खरीद लेगी, सरकार उसका भंडारण करेगी। ठीक है, और उपभोक्ताओं का भी भला करती है वो कि एक निश्चित तौर पे, जैसे मान लो 50 रुपए में बेचना है तो 50 में ही देगी, उससे कम में नहीं देगी, भंडारित कर लेगी, लेकिन जब दाम बढ़ेंगे तो भी वह उपभोक्ताओं को 50 रुपए में ही उपलब्ध कराएगी। तो इसके लिए कई संस्थाएं बना के सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो कार्य करता है। चौथा है स्वास्थ्य और शिक्षा। आप जानते हैं प्राथमिक विद्यालय है, स्वास्थ्य सरकारी अस्पताल है, यहाँ पे कम दाम में स्वास्थ्य लाभ भी ले सकते हैं और शिक्षा भी ले सकते हैं। और इस पे समय समय पे सरकार जो है यहाँ पे अपना जो निरीक्षण है और जैसे कार्य किए जाएं, कैसे बढ़ावा दिया जाए, इन सब का भी कार्य करती रहती है। तो आर्थिक विकास इन सारी चीज़ों पर टिका हुआ है। ये जो बड़े बड़े सड़क, पुल, बिजली है, रेलवे है, इस पर, और किसान पर, और स्वास्थ्य और शिक्षा पे, इस पर आर्थिक विकास टिका है। और यह इन सभी चीज़ों पे सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान है, बहुत बड़ा है, और इनका हस्तक्षेप बहुत जरूरी भी है। ठीक है, तो ये 4 बिंदु आप लिखेंगे। इसके अंदर जो मैंने बताया उसको एक एक पैराग्राफ आप लिख लेंगे। 22वां क्वेश्चन है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को निम्नलिखित मुद्दों पर संरक्षण की आवश्यकता है। मुद्दे क्या है? मजदूरी, सुरक्षा और स्वास्थ्य। इस पे संरक्षण की आवश्यकता है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो भाई आप लिखेंगे कि जी हाँ, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मजदूरी, सुरक्षा और स्वास्थ्य पर जो है संरक्षण की आवश्यकता है। अब ये संरक्षण का क्या मतलब है? संरक्षण का क्या मतलब है? यहाँ पर मजदूरी और सुरक्षा और स्वास्थ्य में उनको एक प्रोटेक्शन मिले, वो जहाँ कार्य कर रहे हैं प्रोटेक्टिव हों, तभी वो कार्य कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। तो असंगठित क्षेत्र असंगठित तभी हैं जब उनमें इन तीनों चीज़ों का संरक्षण नहीं है, तभी वो असंगठित हैं। यदि संगठित बनाना है तो इन तीनों पे संरक्षण देने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अब मजदूरी पे संरक्षण कैसे मिलेगा? मान लीजिए कोई मजदूर हैं, उनको निश्चित किया जाए, निश्चित मजदूरी। ठीक, निश्चित मजदूरी का मतलब है कि अगर 300 पर डे है, एक दिन में 300 वो देना है तो 300 ही हो। इससे कम पे अगर कोई मांग रहा है तो वो काम नहीं करेंगे। ये सारे एक यूनियन में आ जाएं या फिर एक शर्त लगा दी जाए, एक नियम बना दिया जाए कि 300 पर डे ही देना पड़ेगा, नहीं तो ये कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर इन्हें कार्य नहीं मिलता है तो सरकार द्वारा संरक्षण जब मिलेगा, इसे संरक्षण देगा कौन?
सरकार सरकार इनको भत्ता दे। ठीक है, तो एक श्रमिक जो है उनको मजदूरी जो है एक निश्चित मिले। श्रमिक हो, प्रबंधक हो या वेतनभोगी कोई भी हो सकता है, भाई मैनेजर है या लिपिक है या कोई भी अगर वेतनभोगी है, कोई कर्मचारी है सरकारी, अगर वह सरकार संरक्षण दे रही है उसे, तो उसका मजदूरी जो है निश्चित करेगी, वेतन जो है एक निश्चित वेतन उसे मिलेगा, और नहीं मिलता है तो भत्ता देय होगा। दूसरी ओर है सुरक्षा। सुरक्षा का मतलब बहुत हद तक बीमा से है कि सरकार उनको बीमा दे, बीमा कराए उनका, और फिर वहाँ पे कार्यस्थल पे सुरक्षा, यानी कि उनको कार्यस्थल पे कोई ऐसी हानि ना हो बिजली से या फिर किसी अन्य चीज़ों से, मशीनरी ऐसी ना हो कि उन्हें हानि हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो बीमा हो। तो कार्यस्थल पे उनको सुरक्षा चाहिए, तभी वो फ्री होकर काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप उदाहरण दे सकते हैं किसी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर की, जब उसको सुरक्षा मिलेगी, वो अच्छे से वेपन, उसके पास इंस्ट्रूमेंट हो, वेपन हो, तो ये सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। दूसरी ओर जीवन की सुरक्षा जो बीमा से कवर होगी, और दूसरी ओर सुरक्षा की उन पे कोई दबंगई ना करे, उनको फ्री होके काम करने दे। ठीक है, तो ये सुरक्षा भी सरकार देकर उन्हें संरक्षित करेगी। तीसरा है स्वास्थ्य की सुरक्षा। स्वास्थ्य की सुरक्षा यानी कि वहाँ पर उनका अगर स्वास्थ्य खराब है तो भी उन्हें संरक्षण दिया जाए, उन्हें सरकार अस्पताल में भर्ती कराए, उनको स्वास्थ्य लाभ कराए, और जितने दिन वो अवकाश ले रहे हैं उतने दिन का उन्हें वेतन न रोका जाए। ठीक है, वेतन उनको मिलता रहे, तो स्वास्थ्य लाभ भी कराए। तो स्वास्थ्य की भी सुरक्षा की जरूरत है। उन्हें खाना या पानी वहाँ का अच्छा हो, कार्यस्थल अच्छा हो, वहाँ गंदगी ना हो। ठीक है, तो ये असंगठित क्षेत्र के श्रमिक को ये तीनों बातों में संरक्षण देके सरकार इनको असंगठित से संगठित क्षेत्र में बदल सकती है। 23वां क्वेश्चन देखिए आप अपनी बुक में। अहमदाबाद में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि नगर के 15 लाख श्रमिक में, यानी कि कितने हैं श्रमिक, हमने यहाँ पे पहले एक तालिका बना ली है क्योंकि यहाँ तालिका बनाने की बात कर रही है। तो कुल श्रमिक कितने हैं? 15। यहाँ पे हमने क्या किया? 15 लाख श्रमिक। ठीक, 15 लाख श्रमिक में से 11 लाख श्रमिक असंगठित क्षेत्र में हैं। कितने हैं? 11 लाख श्रमिक जो हैं वो असंगठित क्षेत्र में हैं। तो कितने बचे? 15 में से 11 जब असंगठित हैं तो 4 बचे, है ना। 4 11 4 15 होता है, तो 4 लाख जो हैं संगठित क्षेत्र में है। ठीक, अब ये है कि 97-98 में नगर की कुल आय 600 करोड़, कुल आय कितनी है? 600 करोड़ है। इसमें से 320 करोड़ रुपए संगठित क्षेत्र से प्राप्त हो रहे हैं। संगठित से कितने हो रहे हैं? 320 करोड़। तो बचा कितना? 600 माइनस 320 करेंगे तो बचेगा हमारा 280 करोड़। ठीक, तो ये चार्ट हमारा पूरा बनके तैयार हो जाता है। अब ये कह रहे हैं कि इन आंकड़ों को तालिका में प्रदर्शित कीजिए। भैया हमने किया प्रदर्शित। नगर में और अधिक रोजगार सृजन के लिए किन तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए? ठीक है, और इनको इसकी चर्चा भी करनी होगी कि क्या दिख रहा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ दिख क्या रहा है कि संगठित, इसे आप लिखिएगा, संगठित क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या से कम है। जहां असंगठित में 11 लाख हैं वहां संगठित में केवल 4 लाख हैं। लेकिन फिर भी जो आय है असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र की ज्यादा है, जो कि संगठित क्षेत्र की 320 है, ज्यादा है 280 से जो कि असंगठित क्षेत्र का है। तो यहाँ पे क्या हमें समझ में आ रहा है कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिक तो ज्यादा हैं, लेकिन इन दोनों में से श्रमिक इसमें ज़्यादा है, लेकिन आय जो है वह संगठित क्षेत्र की ज़्यादा है। तो अब करना क्या होगा? हमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बढ़ावा देना होगा। भाई बढ़े तो ये खुद ही हैं, 11 लाख हैं, कम नहीं है, लेकिन इनको बढ़ावा कैसे दिया जाए? इनके 2-3 चीज़ें करनी होंगी इनके कुशलता के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कौशल परीक्षण। इसको कह सकते हैं कौशल निर्माण के लिए कार्य कराया जाए। ठीक है, इनको कौशल निर्माण के लिए शिक्षित किया जाए, किसी कुशलता में शिक्षित किया जाए, इन्हें संगठित क्षेत्र में लाया जाए, और फिर इनके लिए नियम बनाए जाएं, शर्तें रखी जाएं। ठीक है, और इनको सुरक्षा दी जाए। जो अभी बात हुई
कि इनको सुरक्षा दी जाए। तो ये सारी चीज़ें जब होंगी तो ये कार्य जो है ज़्यादा करेंगे और आय जो है इनको एक निश्चित आय दी जाए, निश्चित जो है आय दी जाए, यानी आय भी इनकी बढ़ाई जाए, तब तो यहाँ पे आय ज़्यादा होगी। तो इनकी आय की में बढ़ोतरी की जाए। तो इस तरीके से कई कार्य करके हम असंगठित क्षेत्र की जो आय है वो बढ़ा सकते हैं। अभ्यास का जो लास्ट क्वेश्चन है 24वां 24 नंबर पे है। निम्नलिखित तालिका में तीनों क्षेत्रकों का सकल घरेलू उत्पाद सघाऊ यानी सकल घरेलू उत्पाद रुपए करोड़ में दिया गया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं वर्ष 2000-2013 प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र है और इसमें दोनों वर्षों में अलग अलग ये जो है करोड़ रुपए में यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ 3 क्वेश्चन है। वर्ष 2000 एवं 2013 के लिए सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रकों की हिस्सेदारी की गणना कीजिए। तो हिस्सेदारी कितनी है, सबसे पहले ये गणना करनी है। दूसरा है इन आंकड़ों को अध्याय में दिए आलेख 2 के समान एक दंड आलेख के रूप में प्रदर्शित कीजिए। और ग है दंड आलेख से क्या निष्कर्ष होता है। तो सबसे पहले तो हम क्षेत्रक की हिस्सेदारी करेंगे। देखो दंड आलेख का क्या निष्कर्ष निकलता है, इसको बनाने के क्रम में सबसे पहला यही होगा ही काम कि हमें हिस्सेदारी की गणना की होगी। हिस्सेदारी की गणना करने का मतलब है कि इसको परसेंटेज में बदलना। अब परसेंट में कैसे बदलेंगे इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले 2000 में प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक तीनों क्षेत्रों को ऐड कर लीजिए। जब हम इसे जोड़ेंगे यानी कि 52,000, 48,500 और 1,33,500 को, तो ये हमारा आएगा 23,04,000। ठीक है, 23,04,000 आता है। उसके बाद हम इसका परसेंटेज निकालेंगे एक एक करके। 23,04,000 का कितना परसेंट है, 52%। तो ये हमारा आएगा 22% और उसके बाद आएगा ये 21% और ये आ जाएगा हमारा 57%। ठीक है, फिर 2013 में भी इसी तरह से तीनों को जोड़ लेंगे। फिर उसके बाद जो जोड़ आएगा वो जोड़ होगा हमारा 5,74,25,00 यानी कि ठीक है 57,42,500। ठीक है, तो इसके फिर इस पूरे जोड़ को हम एक एक करके इससे निकाल लेंगे कि 57,42,500 का कितना परसेंट है, 8,05,000 कितना परसेंट है, 10,74,000 कितना परसेंट है, 38,68,000। तो यहाँ जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 14% और यह आएगा 19% और यह आएगा हमारा 21%। ठीक है, आप परसेंट भी जोड़ेंगे तो 100% है। ठीक, तो जब हम परसेंट निकाल लेते हैं तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 22% है, द्वितीय क्षेत्र की 21% है, तृतीय क्षेत्र की 57% है। इसी तरह 2013 में प्राथमिक की 14% है, द्वितीय क्षेत्र की 19% है और तृतीय क्षेत्र की 21% है। ठीक है, 19 और 21% है। उसके बाद इनको दंड आलेख के रूप में करना है। तो दंड आलेख के रूप में हम कैसे करते हैं, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर दंड आरेख के रूप में हमने 1950 को प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में दर्शाया और 2000 को भी इस तरीके से दर्शा दिया। ये अलग अलग कलर भी आप कर सकते हैं, लाइट कलर से और एक डार्क कलर से, ऐसे करके 3 कलर से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अब इसका जो तीसरा है ग प्रश्न है कि दंड आरेख से हम क्या निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। तो हम ये निष्कर्ष प्राप्त करते हैं कि 1950 में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा थी, कई परसेंट थी, और द्वितीय क्षेत्र की कम थी और तृतीय क्षेत्र की प्राथमिक क्षेत्र के बाद तृतीय क्षेत्र था और लास्ट में द्वितीय क्षेत्र था। लेकिन 2000 में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी बहुत कम हो गई, उससे थोड़ी ज्यादा द्वितीय क्षेत्र की थी और सबसे ज्यादा तृतीय क्षेत्र की थी। तो यहाँ पे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि समय के साथ तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र में की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, और प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कम से कम होती गई है। तो यहाँ पे ये निष्कर्ष हमारा निकलता है। तो चैप्टर 2 का जो अभ्यास है, जो एक्सरसाइज है, वो होता है डन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और उसका उत्तर आपको मिलेगा, उसका आंसर जरूर मिलेगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए। जो लाल बटन है उसे जरूर आप ग्रे कर दिया कीजिए और साथ में जो घंटा है उसे भी दबा दिया कीजिए, उसे भी प्रेस कर दिया कीजिए। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में किसी और टॉपिक को लेके। गुड बाय।